नमस्कार, मैं हूँ नीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में मैं आपको आज ये बताऊंगी कि किस तरह से आप सर्दियों के मौसम में आप अपने सीजनल जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको कैसे थिक और बुशी बना सकते हैं, ताकि आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सके। और ये जो प्रोग्राम है ये सारे के सारे विंटर सीजनल फ्लावर्स पे एप्लीकेबल है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप मुझे ज़रूर मैसेज करके ये इन्फॉर्म करेंगे कि उसका आपके प्लांट्स को क्या बेनिफिट हुआ। मैं कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बॉटनिस्ट हूँ और ना ही कोई एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, पर मैं बहुत सालों से प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ, गार्डनिंग कर रही हूँ। मेरे पास मेरे कलेक्शन में 2000 से भी ज़्यादा प्लांट हैं, जिनमें 1000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। और इतने सारे प्लांट्स को ग्रो करने के बाद जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है, वही आपसे शेयर करने के लिए मैं ये वीडियोस डालती हूँ। फिर भी गार्डनिंग मेरा पैशन है और मेरे मॉर्निंग रिचुअल का, मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है। इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के संग करती हूँ, और इसको आप एक पूरे प्रोग्राम की तरह देख सकते हैं जिसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र से वो बात नहीं बन सकती है, सिर्फ देखभाल से वो बात नहीं बन सकती है। फर्टिलाइज़र भी कौन सा यूज़ करें, ये सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लास्ट में मैं आपको फर्टिलाइज़र प्रोग्राम के बारे में पूरा बताऊंगी कि किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में मैं डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ उनमें अच्छी हैवी ब्लूम के लिए, और किस तरह के फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। बेगोनिया का ये जो प्लांट्स हैं वो मेरे पुराने एक प्लांट की कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट इनमें सीड से ग्रो किए हुए हैं और कुछ दिन पहले तक इनकी जो शक्ल सूरत थी वो इस तरह की थी। थोड़े से ग्रो हो चुके थे ये और इनमें फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो गई थी। मैंने तमाम फ्लावर्स को रिमूव करके और इनको पिंच किया, और फिर आप देखिए कि इनकी जो खूबसूरती है वो कैसे निखर आई। तो प्लांट्स को, विंटर प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए, हैवी फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहली जो स्टेज है वो ये ध्यान दी जाए कि उनकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा लूज़ सॉयल होनी चाहिए। और मैं सॉयल को लूज़ रखने के लिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ, अच्छा ऑर्गेनिक मैटर, लीफ मोल्ड और इसके साथ ही साथ कोर्स सैंड मिलाती हूँ। और मैं किसी तरह के कोकोपीट वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ की सॉयल इतनी बढ़िया अलूवियल सॉयल है कि उसमें किसी ऐसे एजेंट को डालने की ज़रूरत नहीं है जो मिट्टी को हार्ड होने से रोके। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, विंटर में जो हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही डेवलप होता है, और इनको मिट्टी के अंदर फैलने के लिए काफ़ी पोरस सॉइल की ज़रूरत होती है। किसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट को कम से कम 6 घंटे की धूप की तो ज़रूरत होती है, और अगर 8 घंटे की धूप मिले तो सोने पे सुहागा है। पर अगर 5-6 घंटे की भी धूप मिल रही है तो अच्छे रख रखाव से आप उनमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से प्लांट को पहले तो घना बनाएं। हम अक्सर जब विंटर फ्लावरिंग प्लांट हम अगर अपने सीड से ग्रो करें, या फिर हम खरीद करके लाएं सैपलिंग्स, या फिर हम उनके थोड़े बड़े प्लांट खरीद करके लाएं, तो हमारे सामने एक ये चैलेंज होता है कि जब हम छोटे सैपलिंग्स लाते हैं तो वो ऑलमोस्ट एक छोटी सी डंडी होती है और 3-4 इंच के प्लांट होते हैं। और जब हम बड़े खरीद के लाते हैं तो उनमें फ्लावर्स थोड़े हो चुके होते हैं, क्योंकि नर्सरीज़ में जब तक आप कलर नहीं देखते हैं तब तक आप प्लांट्स को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वो छोटे पे ही प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करे ताकि उनमें फूल खिले, और आप फूलों के कलर देख करके अपने लिए प्लांट की चॉइस कर सकें, अपने लिए कलर्स की चॉइस कर सकें। ऐसे में क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ तो पूरी नहीं हुई होती है, पर उसमें फूल आ चुके होते हैं। और ये जो प्लांट होता है, ये जब आप अपने घर लाते हैं और इसको अपने पॉट्स में लगाते हैं तो फूल तो तुरंत खिल जाते हैं, क्योंकि कलियां भी कुछ होती हैं, फूल भी खिले होते हैं। पर ये प्लांट ग्रो होने का, यानी कि फैलने का नाम नहीं लेता है, और जब तक ये फैलेगा नहीं तब तक आप इनमें पीक सीजन में बहुत जम के फ्लावरिंग नहीं पा सकते हैं, पूरी टॉप को फूलों से भर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम पे इनको ऊपर से इनको काटा जाए। और इनको काटने का एक तरीका ये है कि आप इनको ऊपर से इनकी टिप पिंच कर दें, पर मैं इनको थोड़ा सा 1.5-पौने 2 इंच का काटती हूँ। क्यों काटती हूँ? क्योंकि जैसे ही हम एक स्टेम काटते हैं उसमें 2 या 4 स्टेम नए निकलते हैं, तो प्लांट आपका घना और बुशी तो होता ही है। पर अगर आप टिप पिंच करेंगे तो आपको कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर अगर आप 1-1.5 इंच की एक स्टेम निकाल लेंगे तो आप उसको कटिंग की तरह
रूट हार्मोन में लगा करके अगर किसी भी जगह पे लगा देंगे तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके प्लांट्स का नंबर भी बढ़ेगा। और डहेलिया के केस में तो आप कम से कम 5 इंच 6 इंच के स्टेम को काट करके निकालें, क्योंकि अगर आप एक स्टेम निकालेंगे तो मैंने बताया आपको 4 स्टेम आएंगे, ज़्यादा स्टेम आएंगे, ज़्यादा बर्ड्स आएंगी। और हर साल मैं इसी तरीके को आजमा करके 7-8 पेड़ अगर डहेलिया के लाती हूँ तो उनसे कम से कम 20-22 नए पेड़ बनाती हूँ। डहेलिया के प्लांट में एक और प्रॉब्लम होती है कि जब वो 2-3 बार अच्छी फ्लावरिंग कर चुका होता है तो वो ख़राब होने लगता है। ऐसे में आपकी नई जो पीछे वाली कटिंग्स होती हैं वो तैयार होती हैं और आपका जो गार्डन है वो डहेलिया से पूरे सीज़न भरा ही रहता है, क्योंकि नए प्लांट में फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। आपका प्लांट अभी छोटा है पर आपका जो टारगेट है उसको थिक बुशी करना है, तो एक दो जो फूल हो रहे हों, कुछ कलियां आ रही हों तो अभी उनको हटा दें, क्योंकि अभी पूरा सीज़न पड़ा है फ्लावरिंग के लिए। पर अगर अभी फूल होने लगेंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो उतनी तेज़ नहीं होगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो फूलों में जाने लगेगी। तो इस तरह से इक्का दुक्का जो फूल आ रहे हों अभी, स्पेंट फ्लावर्स को भी इस तरह से उनकी डंठल से हटाते रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर स्पेंट फ्लावर हटाते रहेंगे तो फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर जब फ्लावर स्पेंट हो जाता है तो सारी एनर्जी सीड बनाने में जाने लगती है। और आप अगर उसको इस तरह से काट के हटा देंगे तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा और उसमें ग्रोथ बनी रहेगी। अब ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करें? अगर आपको लग रहा है कि आपके सीज़नल्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप एक छोटा चुटकी एनपीके को वर्मी कंपोस्ट में मिला करके और अपने प्लांट्स में डालें और फिर अच्छे से पानी डालें। बस ध्यान ये रखना है कि मेन स्टेम के पास कभी भी नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ तो ठीक है पर अब बडिंग और फ्लावरिंग के लिए प्लांट तैयार है, तब आप लें 5-6 ग्रैन्यूल्स डीएपी के, वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं, पोटाश मिलाएं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी मिला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर और 1 चम्मच बॉन मील, ये सारी चीज़ें वर्मी कंपोस्ट में मिला करके अपने पॉट में डालें, अच्छे से मिला दें मिट्टी में और उसमें पानी डाल दें। आप देखेंगे कि 7-8 दिनों में ही आपके प्लांट में बहुत अच्छे से नए बड्स फॉर्मेशन शुरू हो गया है और प्लांट हैवी ब्लूमिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन को आप पूरे सीज़न में 3 से 4 बार 10-10 दिनों के अंतर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर तो करें ही, साथ ही साथ उनमें लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। इससे एक तो हमारा मोटिवेशन हाई होता है और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारे वीडियोस स्प्रेड होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।